जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर यूनुस साहब। आप एनालिस्ट हैं, आप इस वक़्त वाशिंगटन में हैं और पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में लिखते भी रहते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी हो, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। उज़ैर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपने दावत दी। थैंक यू। अच्छा उज़ैर भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब जिनको आई थिंक आप डारोनॉमिक्स कुछ इस तरह मैं आपके ट्विटर हैंडल पे देखता हूँ कहते रहते हैं। वो सुना है वॉशिंगटन में हैं और वॉशिंगटन में एक और बड़ी उबलती-उबलती न्यूज़ पाकिस्तान के लिए आई है। प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने एक जो छोटी-सी स्टेटमेंट दे दी लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी है वो। मैं उस पे तो बाद में आऊँगा बाइडेन साहब ने क्या कहा, लेकिन पहले मैं इकॉनमी पे बात करना चाह रहा हूँ। उज़ैर भाई आप बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे काम भी करते हैं, आपने फ्लड्स के लिए भी बड़ा डाटा वगैरह देखा था। आप बताइएगा कि आप पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर किस तरह की देखते हैं? डार साहब के आने से क्या पाकिस्तान की इक्तिसादियात बेहतर होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सकती है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हमें पैसे मिल रहे हैं आईएमएफ हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, अभी कुछ खबरें अच्छी आई हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो कोई अच्छे हैं या क्या आप समझते हैं कि अगला 1 साल मुश्किल में है पाकिस्तान? जी। जी देखें डार साहब यहाँ आए हुए हैं और दो दो इसके पहलू हैं इस कॉन्वर्सेशन के। पहला पहलू तो ये है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कैपिटल मार्केट्स हो गई या कमोडिटी मार्केट्स हो गई, वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ हमने देखा कि रूस की जंग चल रही है यूक्रेन पे। आज की ब्लूमबर्ग की खबर है कि अमेरिका के अंदर भी इस वक़्त जो है, जो डीज़ल के स्टॉक्स हैं, वो रिकॉर्ड लोज़ पर हैं। यूरोप के अंदर भी यही मसला है। तो उसकी इस जंग की वजह से और इस जंग पहलू के अंदर जहाँ हमने देखा कि रूस की एनर्जी मार्केट्स का कट ऑफ शुरू हो गया तो वो जो प्राइस प्रेशर है वो कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट इसी हफ्ते इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल इदारा है जो मॉनिटर करती है कमोडिटी प्राइसेस को, उसने कहा है कि ओपेक के कट के बाद जो अभी उन्होंने अनाउंस किया वो तकरीबन 2.5 मिलियन अ डे का बैरल अ डे का उन्होंने कट किया है, बनता 1 मिलियन के आसपास है। लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो टाइटनेस रहेगी मार्केट में, यानी कि कीमतें ऊपर जाएँगी या ऊपर-नीचे ज़्यादा होती रहेंगी। तो उस हमें मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल ऊपर जाता है या एलएनजी ऊपर जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मईशत पे पड़ता है, करंट अकाउंट डेफ़िसिट पे पड़ता है, रुपए पे पड़ता है और अल्टीमेटली वो महँगाई की सूरत में आम शहरी के ऊपर उसका बोझ आता है। तो ये चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। इसके साथ-साथ क्योंकि दुनिया भर में महँगाई एक अरूज पर है, तो अमेरिका और बाकी सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली जो होती हैं, वो पैसे की कीमत होती है। तो अब फेड जो है, डॉलर क्योंकि दुनिया की रिज़र्व करेंसी है, जब वो महँगा करते हैं तो एक्सेस टू डॉलर बाकी ममालिक के लिए मुश्किल हो जाता है और पाकिस्तान बिलख़ुसूस उसको डॉलर की ज़रूरत है, तो डॉलर महँगा हो गया है। तो ये तो हो गई उसकी बैनुल-अक़वामी जो हैं ड्राइवर्स ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पाकिस्तान है। डोमेस्टिकली डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने में इलेक्शन होने हैं इस मुल्क के अंदर, तो जो हुकूमत वक़्त है उसकी स्ट्रैटेजी है कि वो किसी तरह एक माहौल पैदा करे कि जी लोग कहें कि जी मईशत बेहतर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, महँगाई कम हो गई है, रुपया मुस्तहकम हो गया है। ये सारी चीज़ें करने के लिए पाकिस्तान के पास स्पेस नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं उस माहौल में जहाँ मैंने आपको बताया बैनुल-अक़वामी माहौल है, तो आपकी इकॉनमी लड़खड़ाने लग जाती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो पाकिस्तान की बॉन्ड की प्राइसेज़ हैं। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर है। मेरे नज़दीक जो पॉलिसी पीडीएम की हुकूमत डार साहब की उसमें आने के बाद परस्यू कर रही है कि जी हम इंटरेस्ट रेट्स भी कट करेंगे, ग्रोथ भी जनरेट करेंगे, हम रुपए को भी जो है वो मज़बूत रखेंगे। मेरे नज़दीक ये पॉलिटिकली तो शायद अच्छी स्ट्रैटेजी हो क्योंकि एक माहौल बन जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान की मईशत का अगले 12 महीनों के अंदर जो है वो नुकसान ही होना है। बेहतरी शायद 3-4 महीने के लिए हो जाए। उसकी मिसाल ये है और इस पे मैं ख़त्म कर देता हूँ ये कमेंट। मिसाल ये है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसने मिठाइयाँ खाई हुई हैं। अब मैं उसको कहूँ कि जी आप इंसुलिन लगा लें,
तो एक इंसुलिन का इंजेक्शन तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो मरीज़ रोज़ जो है वो मिठाई खा ले 1 किलो और फिर डॉक्टर को कहे यार मुझे इंसुलिन लगा दो, तो डॉक्टर कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, या तो तुम्हें गैंग्रीन होगा या तुम मारे जाओगे, राइट? तो यही हाल पाकिस्तान की मईशत का है और इस वक़्त डार साहब कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को, जो हमारी इकॉनमी है, उसको इंसुलिन का टीका लगाया जाए ताकि लोग खुश हो जाएँ। लेकिन वो मिठाई की कतार में लगे हुए हैं और उसमें नुकसान ही होना है। बिल्कुल सही आपने इसको जो है वो डिपिक्ट किया कि ये बेसिकली जो किलो-किलो मिठाई, इतना कर्ज़ा और वो सारा कुछ आ रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच शुड बी एप्रिशिएटेड। उज़ैर भाई, आप वाशिंगटन में हैं, वाशिंगटन से इसको मैं, ज़ाहिर-सी बात है, द इकोनॉमी इज़ लिंक्ड विद द पॉलिटिक्स एज़ वेल, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ये जो स्टेटमेंट आई है प्रेज़िडेंट बाइडेन की तरफ से कि जो पाकिस्तान वो दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है, अच्छा, इससे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कभी ऐसी बात नहीं की कोई। स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट और जो ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं, कभी किसी से ऐसी बात नहीं आई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, कभी कोई मटेरियल थ्रेफ्ट नहीं हुआ, कभी कोई चीज़ लीकेजेस कुछ भी नहीं हुआ। सो आप क्या समझते हैं, ये जो स्टेटमेंट प्रेज़िडेंट बाइडेन की तरफ से आई है, पाकिस्तान में जो तूफ़ान मचा हुआ है, क्या आप समझते हैं इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, ऐसी बात हो गई, बस पाकिस्तान के बारे में एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स उनके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चल गई? या क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कोई डेलिब्रेट ये स्टेटमेंट दिया? हाउ डू यू रीड दिस स्टेटमेंट उज़ैर भाई? देखिए, ये स्टेटमेंट जो आई है, एक तो ये ऑफ़िशियल प्रेज़िडेंट की कोई स्टेटमेंट नहीं है। सदर बाइडेन जो थे, वो लॉस एंजेलिस में एक डोमेस्टिक फंड-रेज़र में बात कर रहे थे और उनकी फंड-रेज़िंग, क्योंकि इलेक्शन है नवंबर में, तो फंड-रेज़िंग कर रहे हैं लॉस एंजेलिस के अंदर। एक प्राइवेट सिटिज़न के घर पे कोई 100 लोग थे मेरे ख़्याल में। वहाँ ये बात हुई और टॉपिक ये था, जिस बयानिए में, जिस माहौल में ये बात की गई, कि ग्लोबल थ्रेट्स क्या हैं अमेरिका को। तो उन्होंने यूक्रेन, रशिया का ज़िक्र किया, उन्होंने चीन का ज़िक्र किया कि शी जिनपिंग की थर्ड टर्म होने वाली है शुरू। अभी वहाँ पे भी जो है इलेक्शन एक तरह से हो रहा है सीसीपी का। और उस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी एक ख़तरनाक मुल्क है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो माहौल है, कोहेज़न नहीं है, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर वेपन्स है और कोहेज़न नहीं है। कोहेज़न की जो ये बात है, मेरे नज़दीक इन्होंने ये जो बात की, ये मेरा एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास इस बारे में कुछ नहीं कि कैसे उनके उनके दिमाग में ये बात आई। लेकिन हुआ ये होगा कि क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान से आए, बाजवा साहब आए, उससे पहले भी मुलाकातें होती रहीं थ्रू आउट द समर, लोग आते-जाते रहे। तो ज़ाहिर-सी बात है, सदर साहब को जो डेली ब्रीफिंग दी जाती होगी, उसके अंदर पाकिस्तान का ज़िक्र होता होगा कि जी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ आ रहे हैं। तो उस ब्रीफिंग में एक पैराग्राफ होता होगा कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। और ये आप जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानते हैं कि हम खुद ही इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में पोलराइज़ेशन है इस वक़्त। एक माहौल बना हुआ है खान साहब और पीडीएम के उसमें, एक एक तरह से देयर स्टेयरिंग आईबॉल टू आईबॉल लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और उसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खुद भी खुल्लम-खुल्ला या इशारों में ये बात होती है कि जी फ़ौज के अंदर भी किसी तरह की कोई दरार है जो खान साहब एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। तो ये बात मुझे लगता है उस उन ब्रीफिंग्स में उनके पास आती होंगी कि जी पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, अब सैलाब आ गया है और फ़ौज के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि एक तरह से डिवाइड है कि खान साहब को निकालना चाहिए था, नहीं चाहिए था, इनको वापस लाना चाहिए था, नहीं चाहिए था। तो मेरे नज़दीक उन्होंने ये सब पढ़ने के अंदर बाइडेन साहब ने ये बात कर दी। और नाज़रीन के लिए ये बात भी जानना ज़रूरी है कि बाइडेन साहब जो हैं, ही इज़ नोन फॉर गैफ्स, इन इंग्लिश वी कॉल देम गैफ्स। ही इज़ नोन फॉर सेइंग थिंग्स जो उनके मुँह से निकल जाती हैं। अभी हाल में ही उन्होंने सऊदी अरब के बारे में भी ऐसी कुछ बात कर दी थी। उससे पहले अगर आप ट्विटर पे अमेरिकन पॉलिटिक्स फ़ॉलो करें, तो वो हर तीसरे दिन कोई ना कोई उनकी जो है स्लिप ऑफ टंग आ जाती है। आखिरी बात इस पे मैं ये कहूँगा कि बाइडेन जो है, ही इज़ बीन डीलिंग विद पाकिस्तान फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। वाइस प्रेज़िडेंट थे, उससे पहले सेनेटर थे। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ही नोज़ देम। और ये बात मैं भी खुद कुछ इन खिलाड़ियों से, कुछ उनके जूनियर से सुनता रहता हूँ हमेशा जब मैं मईशत की बात करता हूँ। कि जी आपका प्लान क्या है? दुनिया आपको पैसे क्यों दे? तो वो आखिरी बात यही करते हैं कि जी देखें, इसलिए दें क्योंकि हमारे 230 मिलियन लोग हैं। केओस होगा यहाँ पे तो फिर पता नहीं टीएलपी आ जाएगी या कुछ और हो जाएगा और हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स कोई 150 से ज़्यादा, राइट? तो वही खादिम हुसैन रिज़वी मरहूम वाली बात के
कर्ज़े माफ़ करो नहीं तो लो फिर गौरी आया। ये आया बात हमारे लोग खुद ही करते हैं, राइट? तो अमेरिकनों को भी ये बात पता है और बाइडेन को खुद भी ये बात पता है कि जी बात यही होती है कि जी पैसे दे दो वरना यहाँ ऐसे हाल हो जाएँगे कि फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि आपने, ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनपुट नहीं है उनके पास। ये बेसिकली वो उन्होंने जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हो, और आज जिस तरह कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान के इन तमाम प्लेयर्स को बड़ा जो है वो समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है ज़ैद साहब, ये क्या डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है? एम्बेसडर को समन कर लिया गया है, तमाम स्टेक होल्डर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग स्टेटमेंट्स दी हैं, और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट, कुछ लोगों का कहना है गवर्नमेंट ने तो ये करना ही करना था क्योंकि इमरान खान का बड़ा प्रेशर है, और इमरान खान ने भी ट्वीट्स दाग दी, शेरी मज़ारी ने भी ट्वीट्स दाग दी। तो आप क्या समझते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है, या क्या आप समझते हैं ये ठीक रिस्पॉन्स है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को ये डिमार्च करना ठीक है, मुनासिब एक्टिविटी है, और ये बात बाद में जो है वो खुद ही जाग की तरह बैठ जाएगी? आप इसको कैसे देखते हैं रिस्पॉन्ड जो पाकिस्तान का है, या ओवरऑल इसके बाद इसका क्या हो सकता है? देखिए सेंसिटिविटी तो बजा है। ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जो बात की एक तरह से पाकिस्तानी नज़र से जो है वो गैर मुनासिब थी, स्पेशली जब इतनी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं वॉशिंगटन के अंदर, लोग आ जा रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन इसका मैं फ्लिप साइड आपको ये दे देता हूँ कि आप इमेजिन करें कि वॉशिंगटन डीसी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो हैं, जब खुद खान साहब ने वज़ीर-आज़म बन के लेटर लहराया कि साज़िश कर रहा है अमेरिका हमारे खिलाफ और डॉन लू, तो ब्लिंकन साहब आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी ट्वीट कर देता, हाउस की लीडर नैन्सी पेलोसी जो है वो बयानिया चला देती और अपना क्या कहते हैं सेनेट में चक शूमर साहब जो हैं वो भी चला देते। तो हम पाकिस्तानी अगर नज़र से देखते उस इस चीज़ को, हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं बड़ा अजीब-सा मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। खान साहब ने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक तकरीर की और अमेरिका देखो इतना इनसिक्योर है कि उसने जो है वो पूरे जो है अपनी पॉलिटिकल क्लास को मोबिलाइज़ कर दिया दिखाने के लिए कि जी ऐसा नहीं है। तो एक डिमार्च करना चाहिए था। आप क्वाइटली भी इसको हैंडल कर सकते थे। लेकिन मेरे नज़दीक क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक पॉलिटिकल माहौल डोमेस्टिक ऐसा है कि आपने ओवर रिएक्ट करना है, तो वो ओवर रिएक्ट पब्लिकली हो रहा है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ अगेन फ्रॉम माय आउटसाइड एनालिसिस कि इसी बात के अंदर जब डिमार्च होगा, तो खामोशी से साइड में ये भी कहा जाएगा कि जी आप भी समझें कि हमारी जो है पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं ये सारा करने में। और ये होता रहता है, ये सिफारतकारी में चलता रहता है। अभी रिसेंटली फॉर एग्ज़ाम्पल जब पाकिस्तान में अमेरिका जो सफ़ीर हैं एम्बेसडर ब्लूम, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर गए, आपने भी देखी होगी उनकी तस्वीरें। तो दिल्ली में जो है वो शोर मच गया था, राइट? तो उन्होंने भी वो पोस्चरिंग की कि जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो हमारे रीजन में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये पोस्चरिंग की जाती है। मैं नहीं समझता इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट रिलेशनशिप के ऊपर होगा। और ये बात जो है अगले 2-3 दिन में पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। तो उज़ैर साहब, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि हमें अगर जैसे आपने बात की कि हम जहाँ पे जाते हैं कि हम ये बात होती है कि जी हम 230 मिलियन हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो ख़राब है, और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो दुनिया हमें इस एंगल से देखती है। तो आप क्या समझते हैं ये जो अनसर्टेनिटी है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और इकोनॉमिकली भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, चेन ऑफ कमांड होनी है जीएचक्यू में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए ये जो चैलेंज है कि ये बढ़ रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि समवेयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया देख रही है, जिस तरह की नॉर्मलाइजेशन हुई है अभी अमेरिकन के साथ, आप इसको नॉर्मलाइजेशन को ज्यादा हाई रेट करते हैं कि अनसर्टेनिटी को ज्यादा हाई रेट करते हैं? इसमें साथ लिंक कर दूं कि चाइनीज भी बड़े अनॉयड है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज इमरान खान साहब ने जो सी पैक है उसको सीज कर दिया, रोक दिया, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके अंदर जो है अगेन एक तनाज़ुर जियोपॉलिटिकल है और एक डोमेस्टिक है। जियोपॉलिटिकल पे पहले बात करते हैं क्योंकि आपने चीन का भी ज़िक्र किया। मैं यहाँ वाशिंगटन में बैठा हूँ, बात बड़ी सादा-सादा है यहाँ पे कि अगर
पाकिस्तान, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये काफ़ी सारे ममालिक हैं जिन्होंने चीन से कर्ज़े लिए हुए हैं। श्रीलंका है इसके अंदर लाओस है, इसके अंदर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर। अमेरिका का पर्सपेक्टिव ये है कि चीन चाहता है एक अलग इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना। अगर आप एक अलग इंटरनेशनल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ होती हैं, जिसके अंदर मुल्कों को आप कर्ज़े देते हैं, फिर उनका रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सारे इदारे वेस्ट ने बनाए, जापान के साथ मिलके वगैरह। तो अब वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने चीनियों से इतना कर्ज़ा लिया हुआ है, जहाँ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 30% ऑफ पाकिस्तान's एक्सटर्नल डेट इज़ ओव्ड टू चाइना। एट दिस पॉइंट अमेरिका डज नॉट ओन अ लॉट ऑफ डेट। पेरिस क्लब जो है वो बहुत छोटा सा अमाउंट है वो ओन करती है इस वक्त। तो उनका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपको डेट रिलीफ चाहिए तो आप पहले बीजिंग से जाके बात करें, क्योंकि 30% उनका है। इसकी आसान अल्फाज में आपके ऑडियंसेस के लिए मैं अगेन एनालॉजी दे देता हूँ कि आप अनारकली बाजार में जाएं या आप सदर कपड़ा मार्केट में जाएं या कहीं और जाएं, और वहां कहें कि जी व्यापारी जो है वो डिफॉल्ट कर गया है बाजार से कर्जा लेके, और बाजार में आप मीटिंग बिठाएंगे जी 8 लोग हैं, इनके कर्जे हैं, और इनको जो है वी नीड टू फाइंड अ वे टू मेक देम होल अगेन, इनके पैसे लुटाने हैं। तो सामने बाजार वाले कहेंगे कि भाई उजैर साहब, आपका जो भाई है और आपके जो फुप्पा हैं और आपके जो ताया हैं वो भी बाजार में होते हैं, 10 करोड़ का आपका कर्जा है, वो कितने दे रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि फुप्पा, ताया, चाचा 1 रुपया भी नहीं दे रहे, तो बाजार वाले देंगे मुझे 10 करोड़ का कर्जा, माफ करेंगे मेरा? नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे पहले अपने खानदान वालों को लाओ टेबल पे, फिर आगे बात करते हैं। इसी तरह अमेरिका की बात ये है कि आप जब कहते हैं कि आपको कर्जों की रिलीज चाहिए, ठीक है, आप सैलाब आए हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, वी वांट टू वर्क विथ यू, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप खानदान वाले यानी कि चीन वो कुछ ना दें और सब हमसे ही मांगे। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये हुआ इस वक्त, क्या कहते हैं, जब भुट्टो जरदारी साहब यहाँ आए और उनकी टोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अमेरिका ने 130 मिलियन डॉलर का जो कर्जा था उसको डिफर कर दिया टुवर्ड्स पाकिस्तान। और ये उसी एविडेंस था इस स्ट्रैटेजी का कि हमारे तो 130 मिलियन जो थे हमने आगे ही कर दिए, क्योंकि वी आर नॉट दैट बिग ऑफ अ होल्डर ऑफ योर डेट। अब आप जाएं बीजिंग से बात करें। तो ये एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान को ये स्ट्रैटेजी समझना होगी, और जरूरी है पाकिस्तानी अवाम भी स्ट्रैटेजी को समझें। डोमेस्टिकली मसला ये हो जाता है, और ये बात अप्रैल से चली आ रही है कि आपको मालूम नहीं कि कल पाकिस्तान में वजीर आजम कौन होगा, लीडरशिप कौन सी होगी, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो उस तनाजुर के अंदर जब बैन अल-अक़वामी लोग स्पेशली बायलैटरल लेवल पे सऊदी अरब हो गया, चीन हो गया, यूएई हो गया, वो सब देखते हैं कि जी क्या है सिचुएशन, तो वो कहते हैं यार पहले यहाँ डोमेस्टिक में स्टेबिलिटी आने दो पॉलिटिकली, फिर हम डील करेंगे जब हमें पता हो कि अगले 3-4 साल बाद कौन होगा। इसलिए वो ये पर्सपेक्टिव होल्ड करते हैं कि आज अगर मैं कहता हूँ मैं चीन हूँ, और मैं कहूँ कि चीमा साहब आज वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुझे मालूम नहीं कल होंगे नहीं, और पीछे जो है चीमा साहब के दुश्मन भी लगे हुए हैं कि उनकी कुर्सी किसी तरह ले लें, राइट? अब मैं अगर आज आपको पैसे देता हूँ, तो मेरा डिप्लोमैटिकली एक रिस्क है कि कल कोई और आपकी कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो मेरे से नाराज़ हो जाएगा कि तुमने तो उसकी मदद करने की कोशिश की थी, आज तो वो नहीं है। तो अब डिप्लोमैटिकली यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट? सो जो हमें दूसरे ममालिक की तरफ से बात को समझने की ज़रूरत है, वो इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि भाई आपके यहाँ क्या होने वाला है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है। कभी आप कहते हैं पेरिस क्लब से नेगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं रिस्ट्रक्चर करेंगे, कभी कहते हैं नहीं पूरे पैसे दे देंगे। फिर डार साहब यहाँ आके कह रहे हैं बायलैटरली करेंगे नेगोशिएट, तो बायलैटरल में फिर वो चीन का नाम नहीं लेते। हम तो ये कन्फ्यूजन है, और डोमेस्टिक कन्फ्यूजन जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है एक्सटर्नल साइड के ऊपर इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ये जो जियो इकोनॉमिक्स की बात हुई थी पिछली, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ साहब थे, बाजवा साहब भी इसको हर जगह डिस्कस कर रहे थे, शाहमूद कुरैशी बहुत डिस्कस कर रहे थे कि जी हमें जियो स्ट्रैटेजिक ये कॉम्पिटिशन और इनसे बाहर निकल के जियो स्ट्रैटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में जाना है। तो आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं, मैंने देखा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और आपकी क्या फाइंडिंग है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि क्यों पाकिस्तान ये जियो इकोनॉमिक्स पे ये जो अपना बटन है ऑन नहीं कर सका? क्यों हम जियो इकोनॉमिक्स में सीरियस हमें दुनिया कंसीडर नहीं करती, जबकि नेशन की डिमांड भी है,
हमारी इकोनॉमी भी है, नेशनल कोहेजन भी इसमें हो सकती है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो क्यों पाकिस्तान ये जियो इकोनॉमिक्स में जो है वो इस रास्ते पे क्यों नहीं चल सका अभी तक, या चल नहीं रहा, या नज़र नहीं आ रहा? आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है ना इस वक़्त चीमा साहब, वो काम करती है 1% पाकिस्तान के लिए और 99% पाकिस्तान उस इक्वेशन में आता ही नहीं है। तो ये क्लेप्टोक्रेसी है, एकेडमिक वर्ड क्लेप्टोक्रेसी होता है, इसको हम रेंट सीकिंग कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि जी अशराफिया ने जो है मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। आप जितनी भी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी जैसी भी है, बेहतरीन हार्वर्ड के लोगों को बिठा के, स्टैनफोर्ड के लोगों को बिठा के, दुनिया से, चाइना से ले आएँ, वो पॉलिसी बना देंगे लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगी क्योंकि ऑन द ग्राउंड आपने कुछ चीज़ें करनी है। नंबर 1 उसका ये है कि एक मुल्क जहाँ आपके पास ₹100 हैं, मिसाल के तौर पे, आपने चॉइस है आपके पास कि जी आपने जो है उन ₹100 को कहाँ लगाना है। जैसे ख़ानदान में लोग बात करते हैं कि जी ₹100 हैं, तो ठीक है, रोटी-वोटी का अंदाज़ा हो, ₹100 बचे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जी मुझे जो है अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको यूनिवर्सिटी भेजना है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी भेजूँगा तो 5 साल बाद वो तरक्की करेगा और फिर हमारा ख़ानदान आगे बढ़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आपके पास अगर ₹100 इस वक़्त हैं, आप पाकिस्तान में होते हैं, मैं अभी रिसेंटली गया था, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलें और सरीना तक की ड्राइव करें, तो आपको इश्तिहार किस चीज़ के नज़र आएँगे? रियल एस्टेट के नज़र आएँगे। तो एक मुल्क जिसने तिजारत करनी है दुनिया से, जिसके पास वैसे ही पैसों की किल्लत है, वो अपनी किल्लत वाले पैसे कहाँ लगा रहा है? रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी में। क्यों लगा रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट में आपको एमनेस्टी मिल जाती है, वहाँ टैक्स भी नहीं है, वहाँ खांचे भी लग जाते हैं, चाइना कटिंग भी हो जाती है, कब्ज़े की ज़मीन पे जो है सुप्रीम कोर्ट तक कह देता है कि माफ़ हो गई, कोई मसला नहीं, राइट? तो उस मुल्क के अंदर जहाँ इंसेंटिव आप लोगों को कह रहे हैं कि हाउसिंग में पैसे डालो, फैक्ट्री में ना लगाओ, मशीनरी में ना लगाओ, कुछ बनाने में ना लगाओ जो दुनिया तुमसे खरीदने की कोशिश करे, तो जियो इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन है कि आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएँ और रियल एस्टेट में लोगों को क्लियर सिग्नल दें कि यहाँ पैसा हम नहीं लगाने देंगे। आपने अगर पैसा लगाना है, आप फैक्ट्री में लगाएँ, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगाएँ, जो इंडिया में ये पॉलिसी काफ़ी टाइम से चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? अब आपने पॉलिसी तो अच्छी बना दी, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि जी हमने हमने जो है वो टैक्स लगाना है रियल एस्टेट पे, तो हुकूमत हिलने लड़खड़ाने लग जाती है क्योंकि जो अशराफिया है उसके पैसे बन रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर और अशराफिया से जुड़े हुए कुछ और भी इदारे हैं जिनके पैसे बन रहे हैं इस रियल एस्टेट में, राइट? तो वो आप करना नहीं चाहते। इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है उसके अंदर कि आपने जो है कुछ बेसिक रिफ़ॉर्म्स करने हैं, मसलन एनर्जी सस्ती करनी है। तो आपने एनर्जी अगर आप फैक्ट्री लगा भी दें और गैस नहीं आ रही और बिजली नहीं आ रही और जो है और मसाइल हैं उसके अंदर, तो अब हम क्या करें? फैक्ट्री तो खाली पड़ी है, चल नहीं रही, काम नहीं चल रहा। तो आपने गैस के पाइप कारखाने लगाने हैं, गैस इम्पोर्ट करनी है। पिछले 6 साल हमने देखा पाकिस्तान में गैस के ऊपर जो है वो सियासत ही खेली गई, राइट? तो ये चीज़ें हैं ऑन द ग्राउंड कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है, आपने अगर मईशत में जियो इकोनॉमिक दुनिया के साथ तिजारत करनी है, तो आपने ऑन द ग्राउंड कुछ मुश्किल फ़ैसले लेना होंगे और उन फ़ैसलों की वजह से जो इस मुल्क की रूलिंग क्लास है, उसका आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद बहुत फ़ायदा है। तो अब ये अशराफिया के ऊपर है कि वो थोड़ी-सी विज़न अपनी जो है, वो जो है 12 महीने की नहीं, 12 साल की करे और उसके अंदर पैसे बनाए क्योंकि ये चीन में भी अशराफिया है, भारत में भी है, अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, लेकिन वो अशराफिया दूरंदेश है, आगे का सोचती है। हमारी अशराफिया का मसला ये है कि वो 12 महीने में सब कुछ खाने-पीने के चक्करों में लगे होते हैं कि जी रियल एस्टेट में प्लॉट फाइल में कर लो पैसे, मेहनत वाला काम नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने, पिन पॉइंट किया है कि ये जो बेसिकली इशराफिया है, अगर आप स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से भी ले आएँगे, शंघाई से भी लोग ले आएँगे, तो वो फेल हो जाएँगे। बिकॉज़ यहाँ पे वो आपको फेल कर देंगे, और यही वजह है कि शायद सीपैक जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट, जिन्हें हम गेम चेंजर कह रहे थे, वो भी बंद हो गए, और उस वजह से हम वो जो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि ये इंटरनेशनली हम कल को कोई एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनेंगे, बिज़नेस चलेगा, वो सारा नहीं हो सका। थैंक यू वेरी मच उज़ैर यूनुस साहब, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया, बड़ी एंगेजिंग डिस्कशन थी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे दोबारा कभी-कभी आपसे नहीं, टाइम लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपकी मेहरबानी, आपने दावत दी। शुक्रिया बहुत-बहुत।